सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में मैं भेजा था कि विश्व में मूल अधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दूसरे पार्ट में था कि भारत में मूल अधिकार का कैसे विकास हुआ। तीसरा पार्ट में हम भेजे थे कि समता का अधिकार के बारे में। और आज मैं बात करूंगा स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। और आज बात करेंगे कि हर स्वतंत्रता के अधिकार का क्या महत्व है और उसकी क्या विशेषता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जब मूल संविधान बना था तो वाक एवं स्वतंत्रता के संबंधित 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक स्वतंत्रता जो संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के 4 में था उसको निकाल दिया गया। और उसे निकालने के बाद अब वाक एवं अभिव्यक्ति से संबंधित 6 स्वतंत्रता बरकरार हैं। और हम बात करेंगे इन्हीं 6 स्वतंत्रता में हर स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है और उसकी क्या विशेषता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के क में वर्णित है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार दिया गया, अपनी राय रखने का अधिकार दिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 1 के क में कई अधिकार दिए गए हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, साथ साथ किसी भी व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने की आज़ादी दी गई है, तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है। ये सभी अधिकार हमारा अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आते हैं। और ये स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण। साथ ही अनुच्छेद 19(1) के तहत मीडिया को भी आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी को है। प्रेस की आज़ादी को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला गया है कि उसे सूचना के अंतिम तक जाना, सूचना को संकलन करना और उसको प्रकाशित करना। ये 3 अधिकार मीडिया को दी गई है। जो प्रेस की आज़ादी भी संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत ही दिया गया है। और अब जाने अनुच्छेद अन्य बातों। अनुच्छेद 19(1) के ख में कहा गया है कि शांतिपूर्ण बिना कोई हथियार का सभा का आयोजन करने का अधिकार वह है अनुच्छेद 19(1) के ख में। अनुच्छेद 19(1) के ग में कहा गया है इस अनुच्छेद का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपना संगठन बना सकते हैं, राजनीतिक दल बना सकते हैं या मजदूर संगठन, छात्र संगठन का गठन कर सकते हैं। लेकिन हमारे संविधान के अनुसार 2 व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो संगठन बनाए। एक वेश्या को और सैनिक को यह अधिकार नहीं है कि कोई एक संगठन बनाए। बाकी अन्य लोगों को अधिकार दिया गया है कि वो संगठन बना सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) के घ में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिक भारत के किसी भी भाग में अबाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं। यही बात लिखी गई है अनुच्छेद 19(1) के घ में। लेकिन अनुच्छेद 19(1) के अंगों में लिखा गया है कि भारत के नागरिक भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से वो बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। लेकिन मैं एक मज़ेदार बात बता दूं या स्पष्ट कर दूं स्पष्टीकरण में कि पहले धारा 370 जब तक कश्मीर में लागू था तो धारा 370 लागू रहने से पहले कश्मीर में गैर कश्मीरी को न बसने की आज़ादी थी, ना ही वहाँ अचल संपत्ति खरीदने की आज़ादी थी और ना ही कोई व्यक्ति वहाँ पर अस्थायी निवासी बन सकता था। वैसे व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद भारत के सभी नागरिकों को वहाँ निवास करने का अधिकार दे दिया गया है। अब अनुच्छेद पहले ही बता चुका हूँ, अनुच्छेद 19(1) के 4 को संपत्ति को रखने, खरीदने या बेचने का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति संबंधी कोई भी अधिकार था उसको हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 19(1) के 6 में लिखा गया है भारत के सभी नागरिक अपने मनपसंद पेशा, वृत्ति या काम
कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक अपवाद है कि अगर कोई आदमी वकालत करना चाहते हैं तो उन्हें लॉ डिग्री होना अनिवार्य है। अगर उन्हें लॉ डिग्री नहीं है तो वो वकालत नहीं कर सकते हैं, ये अपवाद है। यही है हमारा वाक स्वतंत्रता से संबंधित संरक्षण का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में अधिकार। अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में अधिकार संविधान के अनुच्छेद 20 में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 20 को भी 3 भाग में बांटा गया है। अनुच्छेद 20 के 1, अनुच्छेद 20 के 2 और अनुच्छेद 20 के 3। अब तीनों में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा मिलेगा। यह बात लिखा हुआ है अनुच्छेद 20 के 1 में। अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है जिस व्यक्ति को जिस वक्त अपराध किया है, अपराध के वक्त जो कानून बना हुआ था, यानी जिस कानून के तहत अपराध किया गया है, जिस वक्त वो कानून लागू था उसी के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। लेकिन यदि वो कानून बाद में दूसरा कोई आ भी जाता है तो वो कानून उसके पर लागू नहीं होगा। यानी जो मौजूदा कानून के तहत गिरफ्तारी हुआ है उसी के तहत मुकदमा चलेगा, जो अनुच्छेद 20 के 2 में वर्णित है। और अनुच्छेद 20 के 3 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है 20(3) में कि उस व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए वाद नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस क्या करती है, किसी अपराधी को अगर वो अपराध नहीं भी किए हैं तो पीट पिटाई करके उसे अपराध कबूल करवा लेता है। तो उस आदमी को अधिकार है कि वो जज सामने में जा कर के सफाई दे सकता है कि मैं जज साहब अपराध नहीं किया है, ये पुलिस वाला हमें पिटाई करके अपराध कबूल करवाया है। यही हुआ कि उनको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए वाद नहीं किया जा सकता है। तीसरा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में है, जो मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और क्या है अनुच्छेद 21 में? अनुच्छेद 21 में पहले केवल जीवन जीने से संबंधित अधिकार था, लेकिन संविधान जब 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने 1978 में फैसला सुनाया कि जीवन जीने के अधिकार में केवल जीवन का अधिकार शामिल नहीं है, बल्कि उस आदमी को साफ पानी पीने का, भोजन पाने का, स्वच्छ वातावरण पर्यावरण में रहने का, रोजगार पाने का, ये सभी अधिकार उसे प्राप्त हैं। और जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं दिया गया। और इसी अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 के तहत यह भी कहा गया है मेनका गांधी बनाम मुकदमे में कि कोई भी आदमी जीवन जीने के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं। अभी मैं तुरंत बताया हूँ आपको, अनुच्छेद 19(1) के घ के तहत कोई भी व्यक्ति देश में भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वो जीवन जीने की स्वतंत्रता के तहत वो विदेश जा सकते हैं। यह मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। एक और मज़ेदार बात बताऊं, भारत में जीने का अधिकार दिया गया है, मरने का नहीं। अगर कोई आदमी सुसाइड करना चाहते हैं तो दफा भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत उनको अपराधी करार दिया जाएगा और उनके ऊपर दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक और बात बताऊं कि भारत में पहले इच्छा मृत्यु नहीं था, भारत में इच्छा मृत्यु की मान्यता नहीं थी। लेकिन बाद में सागवानों केस में 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भारत में पेसिव इच्छा मृत्यु होगा, जिसको कहा जाता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। पेसिव मृत्यु को घोषित किया गया। इसका मतलब ये होता है अगर कोई आदमी बहुत दिनों से असाध्य रोग से पीड़ित हैं और उसको मर जाना ज़्यादा अच्छा है जीने से, वैसे स्थिति में वो डॉक्टर जो इलाज उनको करते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय उनको आदेश देंगे कि हाँ जांच के बाद कि इसको इच्छा मृत्यु दिया जाए। तब डॉक्टर उनको वेंटिलेशन से धीरे धीरे हटा देंगे और वो धीरे धीरे मर जाएंगे। इसी को कहा जाएगा अपने देश में पैसिव इच्छा मृत्यु, जो स्वीकार किया गया है 2011 में। ऐसे अपने देश में आत्महत्या करना कानूनन अपराध हैं। यह सारी बातें। दूसरा एक और मज़ेदार बात बताऊं कि आज हमारे युवा पीढ़ी में एक प्रथा चल गई है मनपसंद विवाह करना, जिसको ग्रामीण भाषा में इसको लव मैरिज भी कही जाती है। लेकिन
जीने के अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 में यह अधिकार दिया गया है कि वो आदमी अपना मनपसंद साथी चयन कर सकते हैं और मनपसंद विवाह कर सकते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ही उनको ये अधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 के क में। 21 के क में है शिक्षा का अधिकार। एक सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा हुआ था, उस मुकदमा का नाम है उन्नी कृष्णनवाद में। उन्नी कृष्णनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि प्राथमिक शिक्षा पाना मूल अधिकार होगा, और इसी को सरकार ने अमली जामा पहनाने के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 पारित करके प्राथमिक विद्यालय में यानी प्राथमिक शिक्षा पाना बच्चों के लिए मूल अधिकार बना दिया गया, और संविधान के अनुच्छेद 21 में क जोड़कर इसको मूल अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। यही है हमारा, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक को अनिवार्य शिक्षा बना दिया गया है, यही अनुच्छेद 21 के क में। चौथा स्वतंत्रता का अधिकार है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध कानून। दो बातें हैं, दो भाग में, एक कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और दूसरा निवारक निरोध कानून, दोनों अलग अलग हैं। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में संरक्षण और निवारक निरोध कानून अनुच्छेद 22 में वर्णित है, और अनुच्छेद 22 में 7 खंड हैं। पहला अनुच्छेद 22 के 1 और 2, दूसरा अनुच्छेद 22 के 3 से लेकर के 7 तक है, और अनुच्छेद 1-2 में गिरफ्तारी का संरक्षण है, जिसमें कहा गया अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटा के अंतर्गत उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के यहाँ जमा करना होगा, लेकिन उसमें एक बात कहा गया, जाने आने के समय को छोड़ करके। दूसरा कहा गया है उस व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील से राय लेने का अधिकार होगा, और इस तरह से संविधान के अनुच्छेद 22 के 1-2 में गिरफ्तार व्यक्तियों को संरक्षण दिया गया है। अब अनुच्छेद 22 के 3 से लेकर 7 तक में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 3 से 7 में निवारक निरोध कानून है। इसका मतलब होता है अगर कोई आदमी अपराध करने जा रहा है, अगर कोई संगठन अपराध करने के लिए जा रहा है, तो अपराध के पहले ही वैसा कानून बना करके उस आदमी को गिरफ्तार या उस संगठन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वह घटना हो ही नहीं सकते हैं। और सरकार ने गिरफ्तार यानी ये जो गिरफ्तारी यानी निवारक निरोध कानून है, उसमें पहले यह प्रावधान था कि गिरफ्तारी की अधिकतम अवधि 3 महीना होगी, और 3 महीना से यदि बढ़ाना होगा किसी सलाहकार बोर्ड से सलाह लेना होगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस गिरफ्तारी की अवधि 3 महीना से घटा करके अब 2 महीना कर दिया गया है। और इस निवारक निरोध कानून के तहत अपने देश में कई कानून बने हैं, जिसमें सबसे पहला कानून था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो आज भी लागू है देश में। दूसरा आया था मीसा कानून, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा कानून। श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय इस कानून को लाया गया था। मैं बाद में इस पर एक बार और वीडियो जारी करूंगा, सिर्फ अभी शॉर्ट में चर्चा कर दे रहा हूं। इसी कानून के तहत अपने देश में टाडा कानून आया था, पोटा कानून आया था, और वर्तमान में अभी हमारे देश में ऊपा कानून लागू है 2004 से। और इसके तहत वैसे संगठन को प्रतिबंधित किया जाता है, वैसे संगठन के सदस्यों को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी को कहा जाता है निवारक निरोध कानून कहा जाता है। आज हम लोग बात किए स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में, और अब हम लोग फिर दूसरे क्लास में किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हम लोग स्वतंत्रता विषय पर रहे हैं। अगला वीडियो में बाकी जितने मूल अधिकार हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।